Hi everyone, good evening. Hi Mazabeen. Thank you everyone for joining quickly. Yes, ma'am has also joined. So let me share the request to ma'am. Good evening, ma'am. Hello, So friends, my audible? yes, you are. So friends, thank you for joining in today's live. We have a very renowned gynecologist with us tonight on this Knowledge Week. So, ma'am, just for your information, मैं आपको बताती हूँ कि every single week we try doing this. Since past 2 3 weeks we have skipped due to some reason, but the idea of doing this is spreading knowledge. हम चाहते हैं कि हर छोटी छोटी जो कोमोबिडिटीज सोसाइटी में है, जो बीमारियां हैं या जो भी मिसकंसेप्शंस है, उसको लेके हम स्पेशलिटी के साथ बात करें ताकि लोगों को हेल्प मिले प्लस अवेयरनेस मिले कि अगर दे आर आल्सो फेसिंग द सेम तो वो किसको अप्रोच कर सकते हैं. So the idea of this life is only spreading that wonderful knowledge that you have. Thank you so much and this is really very nice initiative. जितना अवेयरनेस बढ़ेगा उतना पर्सनल केयर बढ़ेगा एंड दे Yes, डेफिनेटली द ओवरऑल हेल्थ ऑफ द सोसाइटी विल इम्प्रूव. definitely. So just introducing ma'am here with us so that we can start quickly with the question answers. So we have Dr. Sejal Nayak with us. She is a renowned obstetrician and a gynecologist. She's a gold medalist in her field. He has been honored with various awards as an FOGSI Young Achiever Award, SOGS Star Award. She has also received an award for her best paper presentation on All India Congress. She is a managing committee member in Indian Association of Gynecologists and Endoscopists. She is a consultant gynec endoscopy and infertility specialist at Belly and Love Women's Care Surat. She is the only first gynecologist to perform the single incision laparoscopic hysterectomy in Gujarat. That's wonderful, ma'am. And she has various feathers in her cap. And along with it, we have also worked with her wonderfully. I've seen my patient get wonderful results from her. So this was about Sejal, ma'am. सो मैम फ्यू क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आज का हमने बेसिक टॉपिक रखा है इंसुलिन रेजिस्टेंस और उसके रिलेटेड फीमेल्स क्या क्या अपने लाइफ में कंडीशंस देख रहे हैं. तो टू स्टार्ट विद आप ये बताइए व्हाट इज एक्चुअली द इंसुलिन रेजिस्टेंस. एक्चुअली आई रियली अप्रिशिएट कि आपने पीसीओडी या पीसीओएस थीम के बजाय इंसुलिन रेजिस्टेंस पे फोकस किया है बिकॉज द बेसिक पैथोलॉजी जो है वो ओवरी के डिजीज ही नहीं है. पॉलिसिस्टिक ओवरी इज बेसिकली द डिजीज की जो इंसुलिन रेजिस्टेंस हार्मोनल डिजीज है जिसकी वजह से ओवरी ऐसी हो जाती है. ओवरी रिएक्ट्स इन अ वे. नाउ व्हाट इज मतलब इन लेमन लैंग्वेज अगर हम बोले तो इंसुलिन रेजिस्टेंस मीन्स कि इंसुलिन रिलीज बंद कर सकते हैं पेशेंट. उनके बॉडी इंसुलिन बनाते हैं बट उसकी जो इफेक्ट होनी चाहिए उसके सामने बॉडी के टिश्यू रेजिस्ट करते हैं. मतलब इंसुलिन ना होने के बराबर ही दे वर्क. सो नाउ जो इंसुलिन का काम क्या है बॉडी में फैट मतलब फैट वगैरह रिजर्व करना है. इंसुलिन दे रिड्यूस द ब्लड शुगर लेवल. सो अभी ये अगर कंडीशन क्रोनिक हो जाती है बहुत लंबे टाइम तक ऐसा रहता है कि जहाँ पे इंसुलिन का इफेक्ट बॉडी पे नहीं हो रहा है तो जैसे इंसुलिन बना ही नहीं है उस टाइप के सारे फीचर्स आने लगेंगे जैसे डायबिटीज है. सो इसमें क्या होता है कि मसल टिश्यूज एंड अदर बॉडी टिश्यूज दे वोंट रिएक्ट टू इंसुलिन और धीरे धीरे फैट कंजर्वेशन स्टार्ट होता है एंड उसके साथ साथ काफी सारे मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं बॉडी में. सो इंसुलिन रेजिस्टेंस मीन्स कि इन स्पाइट के आपके बॉडी इंसुलिन बना रहा है स्टिल योर बॉडी के टिश्यूज दे डोंट रिस्पॉन्ड टू दैट इंसुलिन एंड दैट इज वाई दिस साइकिल गोज ऑन. राइट. सो एंड आई सी ये मेजर लाइफस्टाइल डिजीज आजकल हो गया है. एनी एंड एवरीबडी इज कमिंग विद आई डोंट नो समहाउ ईदर इंसुलिन रेजिस्टेंस या हायर लेवल ऑफ
इंसुलिन। सो ऐसा होता है कि जिनको इंसुलिन रेजिस्टेंस है उनके पीरियड भी मिस होते हैं। सी इंसुलिन रेजिस्टेंस की पूरे बॉडी पे इफेक्ट है। यू नेम द ऑर्गन एंड इट हैज इफेक्ट। सो क्या होता है कि व्हेन देयर इज अ बॉडी एनर्जी कंजर्वेशन स्टार्ट होता है, फैट डिपोजिशन इंक्रीज होता है, और उसके साथ साथ काफी सारे जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, लाइक ओवरी के अंदर देर आर सो मेनी फॉलिकल्स, दे स्टार्ट ग्रोइंग बट दे अरेस्ट। वो एक स्टेज पे अटक जाते हैं, वो पूरे ग्रो होके रप्चर हो जाए, जो ओव्यूलेशन कहते हैं, वो इवेंट नहीं होती है, और उसकी वजह से पीरियड इरेगुलर हो सकते हैं। सेकेंड रीजन कैन बी कि बॉडी फैट बढ़ने की वजह से, वेट गेन की वजह से भी काफी सारे दूसरे स्टेरॉइड्स हार्मोन्स एंड काफी हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसपे थोड़ा थायराइड का भी इश्यू रहता है। जैसे कि जितना थायराइड बॉडी बना रहा है फॉर नॉर्मल वेट के लिए, उनके लिए ठीक है, पर व्हेन वो वेट गेन हो जाता है देन वो थायराइड एडिक्वेट इनफ नहीं होता है, एंड सेकेंडरी उसकी रीजन से भी इरेगुलर ओव्यूलेशन हो सकता है, या ओव्यूलेशन नहीं हो, एग फॉर्मेशन नहीं हो, एग रप्चर नहीं हो, और फिर उसकी वजह से पीरियड्स डिले होते हैं। तो सो ये बेसिक जो लोग इंसुलिन जो अगर है। हाई आते हैं तो शुड वी ऑलवेज चेक ऑन देयर टीएसएच लेवल्स? Usually it is associated, and it's maybe compensatory balance for a time being रहता है, it depends, क्योंकि ये पूरा vast variety है। पेशेंट में भी completely looking normal to very grey disease, like they have lots of hair and like beards. So ये कौन से स्पेक्ट्रम में कौन सा पेशेंट है, दैट हैज टू बी डिसाइडेड ऑन द लाइक कैसे उसको क्या सिम्टम्स है, क्या तकलीफ है, उसकी रिपोर्ट क्या है, और वो उसका फॉलो अप देखेंगे तो पता चलेगा कि ये प्रोग्रेस हो रहा है या स्टेडी है या रिग्रेस हो रहा है। इवन कोई बता नहीं सकेगा कि आगे जाके बढ़ने वाला है, कितना बढ़ेगा, कितना रिग्रेस होगा। सो वो लाइफस्टाइल पे बहुत डिपेंड करता है। सो थायराइड लेवल यूजुअली हम साथ में इरेगुलर पीरियड्स में थायराइड एंड प्रोलैक्टिन, दीज आर द लाइक दो बेसिक हॉर्मोन्स है जो हर इरेगुलर साइकिल्स में लाइक रेगुलरली इरेगुलर साइकिल्स में कराते हैं। अगर वंस इन अ ईयर कभी कोई साइकिल मिस होती है या लेट होता है, वो दैट वी कैन लाइक वो भूल सकते हैं फॉर टाइम बिंग कि चलो ठीक है, एक आधा बार कुछ भी स्ट्रेस रिलेटेड या कोई हार्मोन रिलेटेड इश्यू हुआ है जिसकी वजह से एक आधा साइकिल मिस हुआ है या लेट हुआ है। बट लाइक अगर जिसको रेगुलरली ही इरेगुलर पीरियड है, so basic test will be for hormonal test, thyroid and prolactin. So this is exactly when to worry when you have irregular periods, मतलब कितना टाइम के लिए? पीरियड तो जिस दिन आता है ना उसको हम फर्स्ट डे गिनते हैं, उससे लाइक 20 डेज के बाद या 35 डेज के विद इन, वो टाइम ड्यूरेशन में जब भी पीरियड आए वो हम नॉर्मल कंसीडर कर सकते हैं। सो 2-4-5 दिन तो सबको इरेगुलर थोड़ा आगे पीछे होता है, विच वी कंसीडर इज एट नॉर्मल। तो जिस दिन पहला पीरियड आया, नेक्स्ट पीरियड आया, उन दोनों के बीच के डेज गिनना है, और वो अगर 20 से ज्यादा है या 35 से कम है तो वो नॉर्मल है। सो अगर रेगुलरली उन्हें 35 डेज से ज्यादा आते हैं लेट, लाइक 1.5 महीना, 2 महीना, 2.5 महीना, देन देयर मस्ट बी सम प्रॉब्लम, एंड उनको एक बेसिक चेकअप करा लेना चाहिए। बट वरीसम कब है, जब 2 महीने से ऊपर पीरियड चढ़ जाते, लाइक 60 डेज और 90 डेज जो वेट करते रहते हैं ना कि ले आएगा, अपने आप आएगा। सो वो 60 डेज 90 डेज जो हो जाते हैं उसमें देयर इज एंडोमेट्रियल के मतलब गर्भाशय के अंदर की जो लेयर होती है उसमें डेंजरस चेंजेस होते हैं जो फ्यूचर लाइफ के लिए कैन बी वेरी रिस्की। सो आगे चल के उसमें से कैंसर के नाइडस वगैरह भी बन सकते हैं। सो 2 महीने के ऊपर वी डोंट एडवाइज कि उनको वेट करना चाहिए पीरियड के लिए। दवाई लेके पीरियड ला दो, वो कम रिस्की है रादर देन 2 महीने से ज्यादा एवरी टाइम आप वेट करते हो। But So, then इसमें जैसे I had seen one of the very young client, I would say लड़की around 14-15 years, कुछ सालों से ही periods में आ रही है, and now since a year skipping periods 2 महीने, but what they do is they go to a general practitioner nearby house, वो उन्हें register on, definitely she told me कि मुझे 5 गोली देते हैं and then period आ जाता है, तो they are fine.
So even the parents are not bothered to see a gynae. वो registrar से आता है, so you know they are ठीक है, वो आ रहा है ना, मतलब problem कहाँ है, and she has gained 20 kgs in those years. सो बेसिक चेकअप पहले हो जाता है, बेसिक अल्ट्रासाउंड एंड बेसिक ब्लड टेस्ट, एंड देन डेफिनेटली काउंसलिंग कम्स नेक्स्ट. सो उनका वेट, उनका डाइट मॉनिटरिंग, उनका लाइक एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, that should come, and then the like period regularity comes. So automatically ये steps करेंगे ना एक्सरसाइज है तो मेजोरिटी का रेगुलर होने लगता है. as soon as even वेट लॉस भी नहीं हो, सिर्फ एक्सरसाइज एंड डाइट प्लान एड ऑन करते हैं ना, तो बिफोर वेट लॉस आपको नोटिसेबल हो, उससे पहले ही उनको ये पीरियड रेगुलरिटी का रिजल्ट दिखने लगता है. सो वो क्या इंडिकेट करता है कि आपकी एक्सरसाइज करने से आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस आपने घटा दिया है, आपके मसल्स और एक्टिव हो गए हैं और इंसुलिन यूजेज बढ़ गया है, जिसकी वजह से आपको अभी फैट लॉस नहीं दिख रहा है, बट आपका हार्मोनल चेंजेस स्टार्ट हो गए हैं जो आपका पीरियड रेगुलरिटी कर रहे हैं. सो नाउ पर क्या इसमें क्या है, आई शुड नॉट मिस अ सिंगल अपॉर्चुनिटी टू एजुकेट अबाउट मोर ग्रेव डिजीज, कि फ्यूचर में अगर आपने इग्नोरेंट रहे और 2-2, 3-3, 4-4 महीना आने वाला है तो आएगा. आई हैव अ पेशेंट कि जो 5 साल तक पीरियड नहीं आया है, यंग पेशेंट, अभी शादी करनी है, तब उनकी मदर वो लेके आती है कि इसको 5 ईयर से पीरियड नहीं आया. सो दिस कैन 2 years तक पीरियड नहीं आया and hardly bothered. हाँ, सो ये उनको एजुकेट करना बहुत जरूरी है कि यू कैन वेट फॉर 2 months, 2 महीने में खुद से आ जाता है, देन वरीसम नहीं है. बट कब वरीसम है, जब आपको रेगुलरली 2-2, 3-3 महीने आता नहीं है, देन यू वेट. एंड ऐसा नहीं है कि 1-2 साल हुए और फिर कैंसर हो ही जाता है. इट टेक्स सो मेनी इयर्स, बट अवेयरनेस, लाइक द मैसेज शुड बी फीडेड इन देयर माइंड कि ये आपको केयरफुल रहना है. एटलीस्ट साल में 6 बार मेंसेस आना चाहिए, दैट इज गुड इनफ. राइट, बट आई बिलीव ये सिर्फ एक गायनेक या हमारी ड्यूटी नहीं है. इवन इफ समबडी इज अप्रोचिंग, बिकॉज सी देखो कैसा होता है, एक जनरल पब्लिक विल फर्स्ट गो टू अ जनरल प्रैक्टिशनर ओनली नियर बाय, घर के पास जाके आते हैं बिकॉज इट्स इजी. नो, बट वी कैन एजुकेट देम, लाइक यस, एजुकेट दीज पीपल कि ठीक है अभी तो मैं दे रहा हूँ, लेकिन यू हैव टू सी अ गायनेक. इट शुड नॉट बी अ कंटिन्यूअस साइकिल कि एवरी टाइम दे आर कमिंग एंड यू आर जस्ट फीडिंग देम. So I believe body equally harm कर रहा है to the society. Yes, मतलब everyone needs to be aware about कि like patient, उसके relatives, the family, because ये क्या है, family disease है. So usually yes, genetic that is very strongly associated. कौन सा gene affected है, that is still mystery कि कौन से gene से ये हो रहा है, but it's a family disease. So usually if you see the younger sister or the mother or मासी, so they carry this, but उस पे genetic predisposition के साथ बहुत ज्यादा impact करता है environmental factor. जीनेटिक डिस्पोजिशन अपने हाथ में नहीं है उसको चेंज करना. जो मतलब अगर मेरी टेंडेंसी है बेसिकली तो वो है, पर उसको मैं कैसे कंट्रोल करूंगी, बाय माय एनवायरमेंट. एनवायरमेंट मीन्स इनसाइड एनवायरमेंट एंड आउटसाइड एनवायरमेंट. सो आउटसाइड एनवायरमेंट इज हाउ व्हाट वी ईट, व्हाट वी आर सराउंडेड टू, एंड हाउ मच वी मूव, कितना हम एक्सरसाइज करते हैं, क्या क्या इंटेक्ट करते हैं, कितना सीडेंटरी लाइफ है, कितना स्ट्रेस लेते हैं. सो ये सब का इम्पैक्ट है. और इनसाइड एनवायरमेंट इज हार्मोनल चेंजेस, योर डाइजेशन कितना आप करते हो सकता है, हाउ कितना आपका दूसरे हार्मोन्स एंड मेटाबॉलिज्म है. सो दैट इज इनसाइड योर एनवायरमेंट. सो जैसे ही आपका आउटसाइड एनवायरमेंट आप हेल्दी करते हो, इनसाइड एनवायरमेंट धीरे धीरे स्लोली हेल्दी होने लगता है. सो इट्स अ मोर ऑफ अ लाइफस्टाइल डिजीज. गायनेक या जनरल प्रैक्टिशनर या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट या फिर आप पीडियाट्रिशियन या इन्फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट या स्किन स्पेशलिस्ट, एवरीवन, सबका सब लेवल पे ये इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल स्पेशलिटी. तो इसमें एक ही की रोल है, दैट इज द लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन. So lifestyle modification can be better done by dietitian and the counselor. क्योंकि ये क्या है, कंटिन्यूअस मोटिवेशन चाहिए. एक बार शादी करनी है, वेट लॉस करना है तो कर दिया,
ठीक है, जैसे ही शादी हुई डबल वेट गेन हो गया, बिकॉज मोटिव नहीं है वहां पे। फिर ना प्रेगनेंसी इश्यू आ रहा है, इनफर्टिलिटी हो रही है अगेन क्योंकि कुछ चाहिए, देन दे विल स्टार्ट Yes, वापस वेट yes. लॉस किया, प्रेगनेंसी अचीव की, डिलीवरी हो गई, देन दे फॉरगेट। सो दिस इज व्हाट की हेल्थ को साइड पे रख के टारगेट ओरिएंटेड लाइफस्टाइल चेंज हो रहे हैं, जो उनको इतना टेम्पररी में मीन्स दे देंगे बट लाइफ लॉन्ग हेल्थ नहीं दे सकते। और Right. ये पर कैसा होता है मैम, मोस्ट ऑफ द पीपल, इवन अस, when we talk about insulin resistance or we talk about PCOS, PCOD, so हम हमेशा उसको एसोसिएट करते हैं obesity के साथ. But is it like somebody can be lean and they can also carry PCOS? यस, अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पेशेंट होते हैं दोज आर लाइक लीन पीसीओ को हम लेबल करते हैं, जिनका बॉडी वेट बीएमआई वगैरह नॉर्मल या अंडर वेट है, बट स्टिल उनके सारे बाकी के हार्मोनल चेंजेस, अल्ट्रासाउंड वगैरह सपोर्ट करते हैं, उनकी कंप्लेंट्स सब सपोर्ट करते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी के डायग्नोस। These are patients are little like more challenging because के उनका वेट लॉस से हमें फायदा इतना नहीं मिलने वाला है, ऑलरेडी दे आर लो वेट। सो बट स्टिल हियर हेल्दी like diet and exercise can help, not the weight loss at sir। जैसे मैंने पहले ही बोला कि जैसे ही उनका एक्सरसाइज स्टार्ट होता है बिफोर वेट लॉस वी गेट रिजल्ट, तो वो हम इनको एनरोल कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली एक्सरसाइज विल एंड दी लाइक कार्ब रिडक्शन कैन हेल्प इट। Yes, because I have seen a very lean girl with PCOS and a lot of deficiencies. So सिर्फ वो ही refill करने से she had recovered. So yes, it is a lifestyle disorder. मुझे एक चीज आपसे ये जाननी थी for the general public. हम ज्यादातर जाते हैं तो we use the jargons. तो व्हाट आर एंड्रोजन्स फॉर अ जनरल पब्लिक, वो क्या तरीके से समझे कि एंड्रोजन्स होते हैं, क्या लेवल्स तक दे आर नॉर्मल? सी लाइफस्टाइल का जो हम बात कर रहे हैं, सो जो बचपन से ही चाइल्डहुड ओबेसिटी से लाइक अंदर से इंट्रा यूट्राइन पेट से ही ओवरवेट आते हैं बच्चे, बिकॉज मदर का डाइट उतना इस तरीके का है। सो जब जन्म से ही वो ओवरवेट है, देन या फिर आईयूजीआर मतलब ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड है, वहीं से शुरू हो जाती है उनकी जर्नी। देन बचपन में ही फिजिकल एक्टिविटी कम एंड मोबाइल एंड ये सब चालू, वीडियो गेम्स एंड जंक फूड एड हो जाता है, सो दे इज एड ऑन। सो दीज आर द आउटसाइड एनवायरमेंट। नाउ इस सब से क्या होता है, जो वेट गेन होता है, जो फैट कंपोजिशन होता है, उसमें ईस्ट्रोजन स्टोरेज होता है। नाउ ईस्ट्रोजन इज अ हार्मोन जो जिसका कन्वर्ट होके एंड्रोजन्स बनते हैं। एंड्रोजन्स टेस्टोस्टेरोन वगैरह दोनों में होते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों में। ना मेल में ज्यादा हाई लेवल्स रहते हैं, फीमेल के लेवल्स यूजुअली कम होते हैं। सो मेल टाइप के हार्मोनल चेंजेस शुरू होते हैं व्हेन द फीमेल के अंदर एंड्रोजन्स लेवल बढ़ते हैं, जैसे कि ज्यादा एक्सेसिव पिंपल्स आते हैं, और हेयर ग्रोथ होता है चीन पे, चेस्ट, एंड स्किन थोड़ी हार्श एंड लाइक हार्ड होती है, वॉइस थोड़ा हॉर्स होता है, मस्क्यूलर बॉडी होती है। सो एंड ये सब हाई लेवल ऑफ एंड्रोजन के निशानियां। इट कैन बी वेरी मिनिमल विच कैन बी इग्नोर, और इट कैन बी अप टू वेरी सीरियस, like they have to like every time have to do the removal, and ye you know, not only the look, it also affect the psychology of the patient. So they are usually like depressed or anxious, or parents are usually like little more anxious क्योंकि teenage girls में भी कभी कभी इतना हो सकता है। So androgen level maintain करने के लिए in female, fat reduction is most important. सो जितना वो लाइफस्टाइल चेंज करते हैं शुरू से, उतना उनका फैट इम्प्रूव होता है, एंड्रोजन लेवल्स लो होता है। उसके साथ साथ कभी कभार क्या होता है कि इट जस्ट नॉट इनफ,
या इतना टाइम ड्यूरेशन जो वेट लॉस के लिए लगता है 3 मंथ 6 मंथ्स 9 मंथ्स, वो कभी कभी इतना पॉसिबल भी नहीं होता है, डीमोटिवेटेड रहते हैं, स्कूल गर्ल्स से एग्जाम्स प्रेशर रहता है, स्टडी ट्यूशंस एवरी टाइम, तो दे कैन कैन नॉट टेक टाइम फॉर एक्सरसाइज। बहाने हैं बट स्टिल दीज आर द रीजंस। सो उस स्टेज पे वी प्रिस्क्राइब सम मेडिसिन जो एंड्रोजन लेवल थोड़ा कम कर सके। ओके, सो सो देन वी गिव मुझे ये भी बताइए कि इंसुलिन रेजिस्टेंस में मोस्ट ऑफ द टाइम वी प्रिस्क्राइब मेटफॉर्मिन, ग्लाइकोफेज वगैरह, इज इट द ओनली रेमेडी या फिर मतलब दे हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन दिस, या फिर देयर इज समथिंग नेचुरली दे कैन डू बिसाइड्स एक्सरसाइज फॉर इंसुलिन रेजिस्टेंस? Yeah. Natural supplements, you can definitely tell them better than me. Yeah. I can tell about the medicine. These are like metformin was the only drug like certain years back. But now जितना भी more studies आते हैं, they even for fertility issue also भी metformin का रोल थोड़ा limited हो गया है। Short term duration के लिए हम we do prescribe for those जो उनका BMI 35 या उससे है, या उनका इंसुलिन रेजिस्टेंट प्रूवन है, वैसे केसेस में थोड़ा दे सकते हैं। बट फॉर नॉट फॉर द यंग गर्ल्स के जो वो टेम्पररी, उनका मीन से कोई फायदा नहीं है। 3 महीना 6 महीने से ज्यादा वी डोंट प्रिस्क्राइब मेटफॉर्मिन, राइट। सो जो कंसीव करना चाहते हैं उनके सिलेक्टेड केसेस में ही उनमें हम देते हैं। बट जो यंग गर्ल्स है या दोज हु आर नॉट उनको कंसीव नहीं करना है, वैसे पेशेंट के लिए आई थिंक मेटफॉर्मिन का कोई मतलब ही नहीं है। 3 4 6 महीने में कुछ ज्यादा उनको फायदा नहीं होता है। रादर कि वो फोकस करे कि अदर वेज की जो वो लंबे समय तक 3 साल 5 साल तक कंटिन्यू कर सके, एंड दैट कैन उनका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड other nature supplements. I would like you to basically describe them and explain. So basically we try to control the food intake in such a way कि उनका जो भी खाना है सिंपल कार्ब्स नहीं रहेगा तो इतनी जल्दी उनका शुगर रिलीज नहीं होता। सो दैट इज वी ट्राई टू कंबाइन कार्बोहाइड्रेट्स विद फैट्स और प्रोटीन, जिससे उसका रिलीज स्लो होता है। तो इंसुलिन अचानक से राइज होगा नहीं, बिकॉज शुगर राइज नहीं होगा। जब शुगर हाई होता है तो इंसुलिन राइज होना है। दैट वे वी ट्राई टू कंट्रोल, वी मेक देम लूज सर्टेन अमाउंट ऑफ वेट। हम उनका डे स्टार्ट करते हैं विद फुल सैचुरेटेड फैट्स। टू बी वेरी ऑनेस्ट, द फर्स्ट थिंग दे टेक इन द मॉर्निंग इज अ गुड अमाउंट ऑफ फैट। सो वी बिलीव जो अपना पूरी रात का फास्टिंग होता है, बेसिकली व्हेन वी स्लीप इट इज मिनिमम ऑफ 6 to 8 hours ऑफ फास्टिंग, मे बी मोर, बिकॉज हम खाना जल्दी खाते हैं। सो फास्टिंग के बाद सुबह में सबसे सेंसिटिव हार्मोन होता है वो इंसुलिन होता है। एंड बीइंग इंडियन, द फर्स्ट थिंग वी ईट इज या तो हम चाय पीते हैं शुगर वाली, या हमारे यहाँ बिकॉज पोहा, उपमा, इडली, कार्बोहाइड्रेट फूड, उसी से डे स्टार्ट होता है रादर देन अ प्रोटीन सोर्स। So in that case, we give first thing in the morning, that is a good fat, ताकि हार्मोन राइज ना हो, एंड पूरा दिन वो इंसुलिन स्लोली रिलीज करेगा। दिस इज वन मेजर टिप दैट वी गिव टू ऑल आवर क्लाइंट्स। What else you add for PCOS? So we give certain supplements like inositol, myo-inositols हम ऐड करते हैं। Berberries, in fact I wanted to know from you also कि how much would you recommend? हम berberries भी डालते हैं। So these are two major supplements that we think बहुत अच्छे results दिखे हैं। We've seen right now we have a girl from she is an NRI, 6 महीने उसको periods नहीं आते, so she was on OCPs. So first 3 months we concentrated कि आप OCP चालू रखिए। By the time थोड़ा सा weight loss हुआ है, hardly 3 kgs to be very honest, 3 kgs only in 3 months, but she started having her regular periods now. So 4th month she called and she said मुझे 28th day पे period आया without OCPs. Now her cycles are regular. So now हम उसका जो करेंगे वो है weight loss. So first is the hormone is at harmony. The other thing is falling at its place. So definitely because in a country जहाँ पे बहुत धूप थी तो vitamin D plays major role in this. So उसका almost major cycle तो we supplemented.
अदर छोटे छोटे विटामिन भी एडेड, जिंक हमने डाला, विटामिन सी एडेड किया, तो जो स्किन आप बता रहे थे द स्किन हैज इम्प्रूव। सो दीज आर द सप्लीमेंट्स जो शायद नेचुरल फूड से भी देते हैं, पर देन समहाउ वो अब्सॉर्ब नहीं होता, सो वी डू दीज सप्लीमेंट्स मेजरली। Yes, actually, what is like जो मोटिवेशन मिलता है ना आफ्टर गेटिंग लिटिल बिट ऑफ कि कुछ रिस्पॉन्स आया, कुछ अच्छा हुआ, देन दे रिमेन्स लिटिल मोर स्टिक टू इन मोटिवेट। अभी क्या प्रॉब्लम हमारे साथ क्या होता है कि व्हेन हमारे पास जब काउंसलिंग के लिए आते हैं, दे आर मच मोर वरीड अबाउट पीरियड ओनली। अगर हम उनके लिए वेट की बात करते हैं, एक्सरसाइज की बात करते हैं, तो ओके ओके ऐसे कि ठीक है करेंगे, ओके। बट व्हेन दे एक्चुअली उनको फील होता है कि नो आई नीड इट, एंड देन दे कंसल्ट गुड न्यूट्रिशनिस्ट और दी फिजियोथेरापिस्ट, देन दे आर ऑलरेडी रेडी टू एक्सेप्ट द वॉट एवर यू आर गोइंग टू प्रिस्क्राइब। सो तब जाके उनको रिजल्ट दिखता है। बट जब हम बोलते हैं कि आप जाओ, ये जरूरी है, करना है, तो उनको लगता है आप दवाई लिख दो तो सब मुझे ठीक हो जाएगा। सो ये द कंसेप्ट प्रॉब्लम विद आवर कल्चर बेसिकली, अभी तो बहुत इम्प्रूव हो गया है, पोस्ट पेंडेमिक पीपल हैव स्टार्टेड कंसिडरिंग अस आल्सो, अदरवाइज a nutrition expert will come last in the list. They will first go to all sort of specialists, because एक mindset है ना कि एक टैबलेट ले लिया, I'm fine, so why should I do मेहनत about myself? तो ये mindset शायद it will take some time to change. तो वही मैंने बोला कि अगर हम देखें तो बचपन से पीडियाट्रिशियन का रोल है, डर्मेटोलॉजिस्ट है, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है, गायनेकोलॉजिस्ट है, फर्टिलिटी एक्सपर्ट्स है, इवन हाई ब्लड प्रेशर, कार्डियक डिजीज प्रॉब्लम, बोन लॉस, एवरीथिंग इज देयर विथ पीसीओडी। एंड ये सबके ये पेरिफेरी में, सेंटर रोल इज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन दैट कैन बी डन। एक्चुअली पीपल कंसिडर सबसे लास्ट, एंड ऑनेस्टली वो सिर्फ वेट के कंसर्न से ही आते हैं। उनको कंसर्न हमें बताना पड़ता है कि वेट जाएगा ही नहीं, आपको पहले ये ठीक करना पड़ेगा। दिस इज व्हाई आई रिफर मोस्ट ऑफ माय फीमेल क्लाइंट्स टू यू आल्सो। सो मुझे एक चीज सेजल मैम बताइए, पीसीओएस की जो फीमेल्स होती है, या से इंसुलिन रेजिस्टेंस की जो फीमेल्स होती है, क्या उनको मेजरली इनफर्टिलिटी इशू होता है? नहीं, पीसीओएस इज वेरी कॉमन प्रॉब्लम, बट लाइक सारे पेशेंट्स को फर्टिलिटी इश्यूज नहीं होते हैं। सो लाइक अगर हम फर्टिलिटी पेशेंट्स इन क्लिनिक में देखते हैं, इनफर्टिलिटी क्लिनिक में, तो मेजर चंक आर पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज। बट अगर हम ओवरऑल जनरल पब्लिक में देखते हैं तो उसमें से हार्डली 30% पीसीओएस पेशेंट्स को ही इश्यूज होते हैं, बाकी अदरवाइज दे कंसीव नेचुरली। इंडिया में एक बेनिफिट ये है कि जल्दी शादी हो जाती है, जल्दी दे प्लान फर्स्ट प्रेगनेंसी, सो बाय द टाइम वो डिजीज सीवियर फेम में आए, वो स्पेक्ट्रम में वो बढ़ती जाए सीवियरिटी, उससे पहले यूजुअली एटलीस्ट 1 किड लाइक हो जाता है। बट जब जैसे जैसे प्रेगनेंसी प्लानिंग लेट चल रहा है, लाइक 30s तक दे स्टडी एंड दे सेटअप, 32 के बाद लाइक जॉब सेटअप, दे स्टार्ट ऑफ थिंकिंग, दे कम फॉर प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग, एंड तब डायग्नोस होता है, एंड देन लेट करते तो थोड़ा लाइक इन दोज पेशेंट्स फर्टिलिटी इश्यूज बढ़ते हैं। अदरवाइज ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि पॉलीसिस्टिक ओवरी है तो आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। एंड अगर कोई हेल्प भी लगी, मेडिकल हेल्प, दैट वुड बी लाइक वेरी लाइक यूजुअली इतना सीवियर पीसीओएस वेरी कम पेशेंट्स में मिलता है कि जिसको आईवीएफ या वो कराने की ही जरूरत पड़े, और कुछ नहीं हो सकता है। बाकी अदरवाइज सिंपल एग ओव्यूलेशन फॉर्मेशन बनाने के लिए, एग फॉर्मेशन के लिए मेडिसिन दिया, ओव्यूलेशन के लिए ट्रीटमेंट किया, एंड देन यूजुअली दे कंसीव। Right. So, is insulin resistance also associated with endometriosis or adenomyosis? Insulin resistance है multifactorial areas, but doesn't necessarily, I don't think so कि उतना कुछ great association है।
Okay. ऐसा देखा नहीं है, बट लाइक पॉलिसिस्टिक ओवरी, थायराइड डिसऑर्डर्स एंड इंसुलिन Hmm. रेजिस्टेंस, टाइप 2 डायबिटीज, एंड उसके साथ एसोसिएटेड हाइपरटेंशन, कार्डियक मतलब कोरोनरी हार्ट Hmm. डिजीजेस, दीज ऑल आर लाइक वेरी वेल एसोसिएटेड। राइट, सो मेजरली एक डायबिटिक फीमेल है, उसको कितना चांसेस होता है पीसीओएस डेवलप करने का, और एक पीसीओडी लेडी है, उसका कितना चांसेस है डायबिटीज डेवलप करने का? आई मीन कितना वाइस वर्सा इट इज? यू सी, पीसीओडी इज रिप्रोडक्टिव एज डिसीज, मतलब कि वो चालू होती है मेंसेस से और रहता है मेंसेस तक। सो दिस स्पेक्ट्रम कि जिसमें कोई भी फेज में पेशेंट को मतलब इट कैन कन्वर्ट इनटू द टाइप 2 डायबिटीज। नाउ वो डिपेंड, काफी सारे फैक्टर्स है। यूजुअली टाइप 2 डायबिटीज दैट अपीयर्स लेटर इन लाइफ। सो बाय दैट टाइम कैसा होता है कि जेस्टेशनल डायबिटीज मतलब कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो हाई शुगर रहता है, सो वो भी ज्यादा चांस रहते हैं पॉलिसिस्टिक ओवरी के पेशेंट्स में। देन डिलीवरी के बाद वो डायबिटीज चला जाता है, बट ये एक इंडिकेटर है कि इनको फ्यूचर में डायबिटीज होने की संभावना काफी ज्यादा है। वो चाहे टेम्पररी अभी आपको शुगर आपका डिलीवरी के बाद नॉर्मल हो गया, बट आगे चल के सो दे उनको एजुकेट करके मॉनिटरिंग करना जरूरी है। डायबिटीज के पेशेंट को पीसीओडी होगी या है ही या ऐसा ही है, दैट इज नॉट दी लाइक चैनल, वो ऐसे नहीं जरूरी है। टाइप 2 डायबिटीज में यूजुअली इंसुलिन फॉर्मेशन इज द प्रॉब्लम, मतलब इंसुलिन का प्रोडक्शन इज द इश्यूज। सेकेंड इज टाइप 1 डायबिटीज में ऐसा होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस, कि जिसमें जुवेनाइल डायबिटीज वी कैन से, कि जो यंग गर्ल्स एंड बच्चों को है। सो बेसिक पैथोलॉजी सेम है, सो दैट कैन बी लाइक कोरिलेटेड। Right. So, what are the other, markers or symptoms you can say associated with somebody having high insulin levels? अदर मार्कर्स, इसमें पीसीओएस पैनल इफ वी गो ना, देर आर plenty of टेस्ट। अभी कौन सा पेशेंट कैसा प्रेजेंट करता है उस हिसाब से हम टेस्ट सिलेक्ट करते हैं। ठीक जैसे है। किसी को हाइपर एंड्रोजेनिज्म के सिम्टम्स है, हाइपर एंड्रोजेनिज्म मतलब के एक्सेसिव हेयर ग्रोथ है, लाइक स्किन थिकनेस है। सो उन केसेस में वी लाइक टेस्टोस्टेरॉन्स एंड डीएचए एंड वगैरह, दिस विल हेल्प कि कितना ग्रेट वो प्रॉब्लम है। अदर पेशेंट and under the breast area, these are typical signs of insulin रेजिस्टेंस, जिसमें ये स्कीम्स उन केसेस में फास्टिंग इंसुलिन एंड दीज आर लाइक क्लिनिकल फीचर्स ही है। अगर नहीं भी कराओगे तो भी आप क्लिनिकली आपको उसको पता चल जाएगा कि शी इज द पेशेंट ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। सो उसका फास्टिंग इंसुलिन एंड फास्टिंग शुगर का रेशियो क्या है, होमा टेस्ट क्या है, वगैरह वगैरह देख के उनका उससे ये लेबल हो सकता है कि वो कितना ग्रेट डिजीज है, कितना सीवियर है, और उसका हम फॉलो अप करेंगे या मॉडिफिकेशन ट्रीटमेंट वॉटेवर जो करते हैं उसके बाद उसका रिस्पॉन्स कैसा है। ठीक है, बिकॉज क्लिनिकली वो सब जाने में टाइम लगेगा, बट लाइक हार्मोनल टेस्ट से हमें जल्दी पता चलता है कि कितना पेशेंट का रिस्पॉन्स मिल रहा है। थर्ड इसकी कभी कभार क्या है कि एंड्रोजन एक्सेस के कोई और भी कारण हो सकते हैं, जिसकी वजह से ऐसे फीचर्स है जो रॉन्गली कभी लेबल्ड हो जाते हैं पॉलिसिस्टिक ओवरी के नाम पे। सो वो रूल आउट करना, स्पेशली यंग गर्ल्स में, कि एड्रिनल कुछ एड्रिनल ग्लैंड का प्रॉब्लम है या ऐसे, तो जिसमें कभी कभी लाइक वी हैव टू ऐड सम अदर टेस्ट कि जो ऐसे फीचर्स ऐसे ही दिखेंगे कि पॉलिसिस्टिक ओवरी है, बट द प्रॉब्लम बेसिक पैथोलॉजी अलग होगी। सो उन केसेस में हम So it करते हैं। can be misdiagnosed as well sometimes. यस, इट्स वेरी कॉमनली नाउ, कोई भी यंग गर्ल का अगर सोनोग्राफी में ऐसा दिखा तो देन दे लेबल, इवन सोनोलॉजिस्ट लेबल इट पीसीओडी। दिस इज वेरी मिसनॉर्मल। इट्स पीसीओडी इज अ क्लासिकल डिजीज एंड क्लासिकल सिंड्रोम का ग्रुप है कि जिसको ही हम पीसीओडी लेबल करते हैं। अदरवाइज हाँ, सोनोग्राफी में पॉलिसिस्टिक ओवरी जैसी ओवरी दिख रही है, मतलब पॉलिसिस्टिक मॉर्फोलॉजी है ओवरी की, ऐसा लेबल कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड कैन नॉट डायग्नोज पीसीओडी।
इट इज मोर ऑफ कि पेशेंट का कंप्लेन क्या है, सिम्टम्स क्या है, क्लिनिकल फीचर्स क्या है, इट इज मोर बेस्ड ऑन दैट। उसके साथ में अल्ट्रासाउंड फीचर्स क्या है एंड हार्मोनल लेवल क्या है। राइट। सो पीसीओडी राइट एंड लेफ्ट सबको ही लेबल हो जाता है अभी। हाँ अगर कोई भी एक्चुअली एवरीबडी, अब तो बहुत सारी लड़की सेल्फ जज भी जाएगी। है ना, सेल्फ जज वाले भी बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो खुद ही डिसाइड करते हैं कि मैं तो, मुझे ये है, बिकॉज पीरियड शायद डिलेज ही आते हैं, बिकॉज सम आर थोड़े से ऐसे क्लाइंट्स होते हैं माइनर थैलेसेमिक वगैरह जिनके पीरियड्स डिले भी आते हैं वगैरह, सो दे कॉल देमसेल्फ पीसीओएस ऑल बाय देमसेल्फ। सो थोड़ा ओबियस है, या थोड़ा सा सोनोग्राफी में यंग गर्ल्स में लाइक 16 18 19 इयर्स की गर्ल्स की ओवरीज विल अपीयर एज पॉलिसिस्टिक ओनली बिकॉज दे हैव लॉट्स मेनी एग्स येट। सो वो ऐसा ही लार्ज वॉल्यूम एंड गुड वॉल्यूम एंड मतलब ऐसा ही दिखेगा। सो दे वो रॉन्गली वेरी रॉन्गली लेबल्ड देम एज पीसीओ। सो वेट लॉस कितनी बार ऐसा होता है कि वेट लॉस थोड़ा कर लिया ऑटोमेटिकली उनके सारे सिम्टम्स भी चले जाते हैं and they no more into the any PCOS criteria. Right. So basically, if they have PCOS on initial levels, it is basically reversible as well. It is manageable, and you can Manageable. always, yes, manage it. सी बॉडी से इट्स नॉट लाइक अपेंडिक्स। मैं पेशेंट को यही समझाती हूँ कि इट्स नॉट लाइक अपेंडिक्स आपने निकाल दिया जिंदगी में कभी कुछ नहीं होगा। यू कैन ओनली सप्रेस द डिजीज। सो सप्रेशन जब तक रहेगा आपका लाइफ एकदम नॉर्मल रहेगा। कभी कोई पता भी नहीं कर सकता है कि आप पीसीओएस के उसमें हो थे या नहीं, नॉर्मल हो। सो वो सप्रेशन कैन बी विथ लाइक मेनली बाय लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड इन बिटवीन जब आपका डिस्टर्ब हो गया, मानो कि एग्जाम के 6 महीने कुछ है या 3 महीने ऐसे जिसमें आपने नहीं किया, या कुछ स्ट्रेसफुल कई जगह चेंज हुए, लाइक यू नो कभी सिटी चेंज हुआ, कुछ एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स हुए। सो जब वो छूट जाता है उस टाइम पे टेम्पररी यू टेक मेडिसिन एंड गेट इट सप्रेस एंड देन अगेन बैक टू योर लाइफस्टाइल। So ultimately, on off in between medicine is just to take you back to your lifestyle modification. Right. So how long this OCP cycle at maximum should one do to regulate the periods? See, literatures have said you can take up to 10 years, no issues. Even OC pills are not new. They have been like for years, like many 50, 60 years से लोग regularly, routinely use करते हैं. Only thing is कि किसमें जो नहीं करनी चाहिए, those who are high risk, वो पहले rule out हो जाना चाहिए. So OC pills are safe and can be taken regularly, but ओसीपीस के जो कॉम्बिनेशन रहते हैं ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन, जिसमें जो प्रोजेस्ट्रॉन कॉम्बिनेशन है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बेनिफिट ऑल्सो सर्टेन एंड सर्टेन साइड इफेक्ट्स। नाउ ये पॉइंट है कि जिसमें आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सा प्रोजेस्ट्रॉन कौन से पेशेंट के क्लासिकल फीचर्स को देना है। अगर आपने लाइक हाई डोज दिया है, लिवोनॉर्जेस्ट्रॉल दिया है पीसीओएस के पेशेंट को, तो द केस में वर्सन, ठीक है। एंड हमें फिर ये मान्यता लग जाती है कि ओसी पिल्स आर बैड। नो, ओसी पिल्स बैड नहीं है। द जो कॉम्पोजिशन आपको चूज किया है या आपने लिया है वो गलत था। सो यू बेटर शिफ्ट टू द मोर हेल्पिंग प्रोजेस्ट्रॉन, जो आपका बॉडी का एक्सेस वाटर रिटेंशन घटाएगा, जो आपका डाइजेशन सिस्टम में इंप्रूव करेगा, आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस रिड्यूस करेंगे, आपके पिंपल्स रिड्यूस करेंगे एंड दिस लाइक पॉलिसिस्टिक ओवरी की बेसिक पैथोलॉजी पे एक्ट करेंगे। सो इफ यू चूज द प्रॉपर प्रोजेस्ट्रॉन देन दिस आर रियली वेरी गुड एंड हेल्पफुल। ओनली थिंग इज कि जब 12-13 साल की लड़कियों को वो चालू कर देते हैं, दैट इज नॉट करेक्ट कि यू शुड नॉट गिव लॉन्ग टर्म ओसी पिल्स टू देम, क्योंकि उनका हाइट फिर रिस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं। सो जैसे ही मेनार्की मतलब फर्स्ट टाइम जो मेंसिस आता है 11-12 साल के आजू बाजू में, इनिशियली वो फेज में पीरियड्स इरेगुलर रहते हैं। सो 1-2 साल ऐसा डिस्टर्बेंस, तब उसको पीसीओडी लेबल करके, बिकॉज नाउ यू नो गर्ल्स आर लिटिल हैवियर, सो ये ऐसे ही लेबल हो जाता है कि ये चलो इसको पीसीओडी है, आप ओसी पिल्स ले लो। सो उससे क्या होता है कि द एपिफाइसिस, बोन एपिफाइसिस दे फ्यूज हो जाते हैं, देन दे वोंट गेट मैनी लाइक हाइट। मेंसेस आने के बाद भी इनकी हाइट बढ़ती है।
सो क्या होता है कि फिर वो जल्दी जितना हो सके, इफ वंस शी अचीव द लाइक हाइट एंड देन you start OCPs, that is fine enough. So this was very important, ma'am, which you shared. I would request everyone to note कि जो आप pills 21 day का cycle का जो pills लेते हो oral contraceptives, you know, unless you do not consult your gynac, take the opinion अपनी young girls को who are just started with their chumming ना दीजिए. Second point that ma'am said was really I could relate. Okay, a lot of people, just depend on these OC cycles, and then क्या हो जाता है कि because everybody knows कि मेडिकल स्टोर जाना है, we have to ask for contraceptive. मेडिकल स्टोर वाला आपके क्लिनिकल सिम्टम्स नहीं देखेगा, आप उसके मांगोगे पास जो अवेलेबल होगा वो देगा. एग्जैक्टली. सो यहाँ पे जहाँ पे गायनिक विल डिसाइड विच प्रोजेस्टेरॉन यू आर सपोज टू टेक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट because it is going to harm you or it is going to heal you. So let which progesterone tablet you need to take, let your gynaec only decide. Even if शायद आपने 3 महीने पहला लिया था, साल भर निकल गया and then again you need it, see a gynaec again. जस्ट बिकॉज हमारी फाइल रहती है घर में कबर्ड में, एंड मोर ऑफ द पीपल डू दैट कि वही दवाइयां लेके आओ और हम स्टार्ट करते हैं. नो 6-8-10 महीने में सिम्टम्स एंड दी डिजीज का प्रोग्रेशन वगैरह चेंज हो सकता है. आपका Yes. वेट चेंज हुआ, आपका लाइफस्टाइल चेंज हुआ, तो आपके प्रेजेंटेशन भी कुछ चेंज हुए हो सकते हैं. सो जो जिस मेडिसिन से आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो और मिनिमम साइड इफेक्ट हो, बेटर वी सिलेक्ट देम रादर देन जस्ट वो एक जो चालू है वो ही चालू रखो उसका Yes, and मतलब नहीं. also do not prescribe your medicine to your next person. बहुत फीमेल्स तो मतलब एक डॉक्टर ने मुझे दिए तो वो यहाँ पे आप भी हर ले घर सकते पे हो. हर घर मैंने में एक्चुअली ये डॉक्टर देखा है अपने सामने, इसीलिए ये याद आ गया कि डोंट डू दैट. आस्क देम टू सी देयर डॉक्टर एंड चेक themselves. That would be the best suggestion you can give. Yes, ma'am. Ma'am, I had a wonderful session. If you have any further sharing, you can definitely do, or we close the session. नो बस जस्ट 3-4 पॉइंट्स पेशेंट्स को पॉलीसिस्टिक ओवरी है, दिस इज going to stay with you forever, so accept it first. Second thing is you cannot remove it from your body, so better you change your mindset and start like adjusting with it with lifestyle modification. It should never be a very crash dieting or very heavy exercise for a short period of time. It should be like to stay with you like 5 years, 7 years, 8 years, 10 years, or maybe throughout your life. So diet and आपका जो exercise plan है ऐसा सिलेक्ट करिए कि जो आप लंबे समय तक उसको फॉलो कर सकते हो, एंड स्लोली थोड़ा थोड़ा वेरिएशंस कर सकते हैं, बट लाइक नॉट ड्रास्टिक. थर्ड इज डोंट डिले योर पीरियड मोर देन 2 months. सो जब भी आपके 2 महीने से ज्यादा पीरियड चढ़ जाते हैं रेगुलरली, देन बेटर यू टेक कंसल्ट एंड टेक द मेडिसिन रादर देन यू वेट मोर देन 2 months every time. Yes. And exercise even after your pregnancy delivery is again a main important thing, because कि आपका bone हेल्थ, बोन लॉस जल्दी स्टार्ट होता है, आपका मेनोपोजल चेंजेस शुरू होने का जल्दी हो सकता है, सो मैं पोस्ट मेनोपोजल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. यू आर मोर रिस्क ऑफ डायबिटीज, मोर रिस्क ऑफ हाइपरटेंशन, मोर रिस्क ऑफ कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल. सो ये सब मल्टीपल हेल्थ इश्यूज है. सो मोर यू फोकस इन योर लाइफस्टाइल, मोर यू रिमेन हेल्थ. Yes. That's it. So, thank you very much, ma'am, for Thank your you. wonderful sharings and insights on the topic. Friends, आपके अगर कोई भी questions हैं या anybody wants to consult or see ma'am, she is consulting the gynecologist at Belly and Love, which is located Majura Gate, right? You can see it next to Vanita Okay. Vishwa ground. So you can, she's a wonderful person. I've been knowing her since past 2 years now. Thank you very much, ma'am, Thank for you your so wonderful much. sharing. It was Wonderful. wonderful having you here and learn so much from your side. See you soon.
Thank you so much for organizing such a wonderful and interactive session. And I would really love to focus something more. And actually, what I want you to come into our gynec forum to educate more about the lifestyle modification. Surely do, ma'am. It will be a pleasure. It will be actually a feather in my cap as well. So I learned that morning breakfast with the fat, that is something really I I will now know. add on into my counseling to my patients. Definitely, definitely. Yes, ma'am. Thank you. Thank you very much. So, signing off. Thank Guys, if you. you have any questions Thank you. also, you can put in the chat box. We will tag ma'am. She'll get back to you. Thank you so much. Yes. And I'm also Thank you. saving the whole live session on IGTV. जिसने miss out किया है initial part, who wants to see can always see. Thank you. Thank you. Sure. Thank you. Bye.